चौक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए इस बुलेटिन में 10 बड़ी खबरें। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की जेल में एक और भारतीय नागरिक की मौत, 3 की हालत गंभीर। पाकिस्तान पर फौज की हुकूमत, इमरान बोले 70 साल आर्मी ही सत्ता पर काबिज रही। जापान के पीएम ने बेटे को सेक्रेटरी पोस्ट से हटाया। ऑफिशियल रेसिडेंसी में दोस्तों के साथ खिंचवाए थे फोटो। युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर सजाए मौत। एलजीबीटीक्यू के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून हुआ पास। नाटो समिट से दूर रहे जापान, चीन ने कहा इतिहास से सबक सीखे जापान के प्रधानमंत्री। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान की जेल में एक और भारतीय मछुआरे की मौत का मामला सामने आया है। 1 महीने में ये तीसरा और 2 महीने में ये ऐसा चौथा मामला है। मृतक मछुआरे का नाम बालू जेठा है, जिसकी 28 मई 2023 को पाकिस्तान की एक जेल में मौत हो गई। मृतक ने अपनी सजा पूरी कर ली थी और उसे रिहाई का इंतजार था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान जानबूझकर पकड़े गए सैकड़ों भारतीय मछुआरों को रिहा करने में देरी कर रहा है। सीमा के दोनों ओर ऐसे मछुआरों की कहानियों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जतीन देसाई ने बताया, यह दुखद स्थिति है। पाकिस्तान की गिरफ्त में आए भारतीय मछुआरों के परिवार वाले चिंतित हैं। कम्युनिकेशन के अभाव में ऐसे परिवार हमेशा अपने लोगों के लिए चिंतित रहते हैं जो पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्होंने आगे बताया, भारत और पाकिस्तान को अपने देश के कैदियों की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम को एक दूसरे देश में जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को भी कुछ भरोसा मिलेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि मुल्क की हुकूमत फौज के हाथ में ही होती है। एक इंटरव्यू में खान ने इस बात से इनकार किया कि 9 मई को फौजी ठिकानों पर जो हमले हुए उसमें से उनका कोई हाथ था। खान के मुताबिक पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, ये सच्चाई है कि फौज किसी न किसी तरह पावर कंट्रोल करती है। 9 मई 2023 को इमरान खान को 60 अरब रुपए के अल कादर ट्रस्ट घोटालों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इमरान समर्थकों ने आर्मी से जुड़े कई ठिकानों तक जला दिए थे। हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। इमरान का दावा था कि पुलिस फायरिंग में 25 लोगों की मौत हुई थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बड़े बेटे शोतारो किशिदा को पॉलिटिकल सेक्रेटरी पोस्ट से हटा दिया है। शोतारो ने पिछले साल पिता के ऑफिशियल रेसिडेंस में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कुछ फोटो खिंचवाए थे। इसके अलावा फ्रांस में पिता की सरकारी कार इस्तेमाल करने का भी शोतारो पर आरोप लगा है। इन फोटोग्राफ्स में से एक सीढ़ियों पर था। यह फोटो वायरल हो गया था और खुद प्रधानमंत्री की पार्टी ने नेताओं को इसे गलत हरकत करार दिया था। बाद में फोमियो ने बेटे की इस हरकत पर माफी मांगते हुए जिम्मेदारी ली। सोमवार को उन्होंने शोतारो को अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी की पोस्ट से हटा दिया। इस मामला बढ़ने पर फोमियो सोमवार को मीडिया के सामने आए, कहा, बेटे ने जो हरकत की है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लोग इससे काफी नाराज हैं, मैं इस मामले को टाल नहीं सकता। हिरोशिमा में पिछले दिनों G7 देशों के नेताओं की मीटिंग थी। इसके बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि शोतारो को अब इस पद से हटा देना चाहिए। अब यह जिम्मेदारी मैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी को दे रहा हूं। फरवरी में जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा दौरे पर गए। इस विजिट में शोतारो भी पिता के साथ थे। शोतारो ने फ्रांस में शॉपिंग की थी और इसी दौरान पिता की ऑफिशियल कार का इस्तेमाल भी किया था। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने सोमवार को समलैंगिक के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त कानून पारित किया है। इससे वह समलैंगिक संबंध बनाने पर अब उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक मिल सकती है। युगांडा में समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स रिलेशन पर पहले भी बैन था, लेकिन इतनी सख्त सजा का प्रावधान नहीं। सांसदों ने कानून पारित करते हुए समलैंगिक संबंधों को समाज के मूल्यों के खिलाफ होना बताया है। साथ ही कानून का ठीक से पालन करवाने के लिए भी शपथ ली गई है। कानून पास होते ही दुनिया भर में इसकी आलोचना शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो युगांडा के कई अधिकारियों और अफसरों पर पाबंदी लगाने और वहां अमेरिकी निवेश को कम करने की चेतावनी दी है। युगांडा में नए कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति HIV संक्रमित के साथ समलैंगिक यौन संबंध बनाने पर मौत की सजा हो सकती है। वहीं होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने पर 20 साल की जेल भी हो सकती है।
चीन ने जापान से कहा है कि वो जुलाई में होने वाले नाटो समिट में हिस्सा ना ले। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाटो समिट में शिरकत के लिए लिथुआनिया ना जाए तो अच्छा होगा, इससे क्षेत्र का अमन बना रहेगा। बयान में आगे कहा गया है कि जापान समेत हम सभी को इतिहास से सबक लेना चाहिए। किसी भी हरकत से इस इलाके का अमन दांव पर लग सकता है और इससे सभी को नुकसान हो सकता है। नाटो समिट जुलाई में लिथुआनिया में होने वाली है। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इस लिहाज से यह समिट काफी अहम मानी जा रही है। जापान वैसे तो नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका और दूसरे सदस्य देशों ने उसे स्पेशल इन्विटेशन दिया है। जापान सरकार कह चुकी है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस समिट में हिस्सा ना ले। इसके बाद से चीन सरकार जापान पर दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है। माना जा रहा है कि जापान और नाटो के बाकी मेंबर्स टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर नए सिरे से कोई समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा नाटो प्लस पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें भारत और जापान को शामिल करने का प्रपोजल दिया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध करीब 1 साल से अधिक समय से चल रहा है। ये दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच अब रूस की राजधानी मॉस्को में एक ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये हमला किसने करवाया है। मॉस्को के मेयर ने बताया है कि मंगलवार सुबह मॉस्को में ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत वाली बात यह रही कि इस हमले में किसी को भी गंभीर रूप से चोटें नहीं आई है। मेयर ने बताया कि हमले में क्षतिग्रस्त हुई 2 इमारतों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया और शहर की सभी आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर मौजूद है। हमले को लेकर मॉस्को के गवर्नर ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर कई ड्रोन से हमला किया गया था जिन्हें मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन से हमला करवाने वाला कौन था। वहीं रूस के कई चैनलों की माने तो मॉस्को के बाहरी इलाके में 4 से 10 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने रूस यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों की मौत पर खुशी जताई है। इस बात से नाराज होकर रूस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दरअसल ग्राहम ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा, अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए पैसे देकर सबसे अच्छा काम किया है। इससे रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। ग्राहम साउथ कैरोलिना स्टेट के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद है। रूसी सैनिकों की हत्या से जुड़े इस बयान पर रूस की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने जांच के आदेश दिए थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि किसी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती कि उनके पास ग्राहम जैसे सांसद हो। वारंट पर अमेरिकी सांसद ने कहा कि वो इसे बैज ऑफ ऑनर यानी कि सम्मान के दिए गए बैज के तौर पर पहनेंगे। हालांकि रूस ने ये बताया नहीं है कि किन आरोपों के तहत ग्राहम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन जून में अपना पहला सैन्य जासूस उपग्रह लॉन्च करेगा। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। इस सैटेलाइट के जरिए उत्तर कोरिया को अपने प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यासों पर नजर रखने से मदद मिलेगी। इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि देश के नेता किम जोंग उन ने अपने देश के एरोस्पेस केंद्र में तैयार एक सैन्य जासूस उपग्रह का निरीक्षण किया और उपग्रह से जुड़ी प्रक्षेपण योजना को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उपग्रह की लॉन्च डेट अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन उत्तर कोरिया ने एक दिन पहले जापान से कहा था कि 31 मई और 11 जून तक के बीच यह उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में टोक्यो को अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजू हमादा ने अपने देश के सुरक्षा बलों को आदेश दिया है कि अगर कोई उपग्रह जापानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे मार गिराया जाए। चीन की सरकार ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात की न्योते को ठुकरा दिया है। पेंटागन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
अमेरिका ने चीन के डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू को इस हफ्ते सिंगापुर में मुलाकात करने के लिए बुलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन फरवरी में जासूसी गुब्बारे पर हुए विवाद के बाद ही अमेरिका से बात नहीं कर रहा था। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पेंट राइडर ने कहा है कि चीन के मिलिट्री डायलॉग में हिंसा नहीं लेने के बावजूद हमारी चीनी सेना से बातचीत करने की कोशिश जारी रहेगी। चीन ने जिस डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू को अमेरिका में मिलने के लिए बुलाया उस पर 2018 में पाबंदी लगाई गई थी। अमेरिका ने ली पर पाबंदियों की घोषणा की वजह से रूस से हथियार लेने को बताया था। हालांकि अब कहा गया है कि ली पर लगाई गई पाबंदी ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से ना मिल पाए। वहीं अमेरिका के सीनियर डिफेंस अधिकारी ने कहा है कि चीन ना मिलने के लिए सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। चीन ने अब तक अमेरिका की दर्जनों बातचीत की अर्जियों को खारिज किया है। लीबिया की एक अदालत ने घातक ISIL अभियान में भाग लेने के लिए 23 लोगों को मौत की सजा और 14 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अल जजीरा के मुताबिक इस आतंकी अभियान में मिस्र के लोगों ने एक समूह को मारना और 2015 में शिरते शहर पर कब्जा करना शामिल था। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार एक अन्य व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, 6 को 10 साल की सजा, 1 को 5 साल की सजा और 6 अन्य को 3 साल की सजा सुनाई गई है। बयान में कहा गया है कि 3 लोगों की सुनवाई से पहले ही मौत हो गई थी और 3 अन्य को बरी कर दिया गया है। इस्लामिक स्टेट की लीबिया शाखा इराक और सीरिया में अपने मूल क्षेत्र के बाहर आतंकवादी समूह के सबसे मजबूत में से एक थी, जो साल 2011 के नाटो समर्थित विद्रोह के बाद हुई अराजकता और युद्ध का लाभ उठा रही थी। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ चौक के साथ। मैं हूं श्रुति।